हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास का जानने का क्या क्या स्रोत है और उसके तहत हम लोग आज चर्चा करेंगे वेद का। और वेद से जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, हम लोग उस सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कि इतिहास को कालखंड के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है: प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज। अब हम लोग जानेंगे प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो वैसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी का स्रोत केवल पुरातात्विक स्रोत है, जो खनन से जो प्राप्त हुई है सामग्री उसके अनुसार ही उस कालखंड के बारे में हम लोग जान पाए हैं, वैसे इतिहास के कालखंड को कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। और इसके तहत किसको किसको शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को प्राक ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का वैसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी का 2 स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। लेकिन जो साहित्यिक स्रोत है उसकी लिपि पढ़ी नहीं जाने के कारण जो पुरातत्व की सामग्री मिली है उसकी पहचान नहीं की जा सकी है। तो वैसे कालखंड के अंतर्गत जो भी आता है उसे हम लोग आधि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल एज के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें किसे रखा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आधि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है, तो आधि ऐतिहासिक काल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का वैसा कालखंड जिसके बारे में जानकारी का स्रोत पुरातात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी है। और जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं वो पढ़े जाने के कारण जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उसकी पहचान की जा चुकी है। चलिए इतना हम लोगों ने देखा प्राक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आधि ऐतिहासिक। अब हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत को जानने का स्रोत क्या क्या था। तो साहित्यिक स्रोत था, पुरातात्विक स्रोत था और एक देखेंगे विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण। जो भी विदेश से जो भी यात्री आए उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि यहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा, तो इन सब के बारे में भी हम लोग जानकारी उनके जो ग्रंथ है उससे हमें मिल जाते हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें आ जाएगा धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य, जिसे लौकिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जो भी ब्राह्मण साहित्य होते हैं और गैर ब्राह्मण साहित्य। अब सोचेंगे ब्राह्मण साहित्य क्या होता है, तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जैसे वेद हो गया या फिर आरण्यक ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गया, महाकाव्य हो गया, इन सबको ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। और गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत किसे रखा जाएगा, तो जो भी जैन साहित्य होगा या फिर बौद्ध साहित्य, इस सब को रखा जाएगा गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। वैसे ही अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक टॉपिक था कि गैर धार्मिक या लौकिक, ये था ना। तो इससे होता है क्या कि अगर उस कालखंड के बारे में अगर किसी राजा का शासन था तो वहाँ का प्रशासन कैसा था या फिर समाज किस टाइप का था, इन सब की जो चर्चा जिस साहित्य से मिलती है उसे हम लोग गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। अब चलिए अब हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत एक आता है वेद। तो वेद में हम लोग चारों वेद का डिटेल में चर्चा करेंगे और यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वैसे वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब हम लोग देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो वेदों में प्राचीनतम है ऋग्वेद। और यहाँ ही नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ अपने देश का ये प्राचीनतम है, विश्व का प्राचीनतम साहित्य जो है वो हमारा ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखिए यहाँ की विषय वस्तु क्या है। जो ऋग्वेद है उसमें किसकी चर्चा की गई है, तो यहाँ में देवताओं की प्रार्थना हेतु मंत्रों का संग्रह किया गया है। इसकी भाषा कैसी थी, तो ये वैदिक साहित्य में था। और भाषा साहित्य नहीं, यहाँ पे हो जाएगा वैदिक संस्कृत। भाषा कैसी थी, तो वैदिक संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में लिखित है। शैली कैसी थी, तो पद्यात्मक, जो कविता वाले शैली में इसे लिखा गया है।
यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी किससे मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है, देवताओं के लिए जो प्रार्थना किया गया है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। अब जानते हैं हम लोग कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था, तो उन्हें होत्रा कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ऋग्वेद है, जो हमारा भारतीय ऋग्वेद है, तो उसकी चर्चा ईरानी ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता से की गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और देखिए ऋग्वेद में और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो इसकी संरचना देखेंगे। संरचना में मंडल की संख्या कितनी है, तो 10। सूक्त की संख्या कितनी है, तो 1028। 1028 नहीं, 1028 इस टर्म में याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंत्र भी याद करेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। मंत्र याद कर लेंगे 10,552। तो यहाँ पे मंडल 10, यहाँ पे देखेंगे सूक्त 1028 और मंत्र 1052। और ऋचाएँ कितनी थी, तो ऋचाएँ लगभग 1 लाख थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ऋग्वेद था उसमें मंडल की संख्या 10 हो गई, तो इसमें वंश मंडल किसे कहा गया है, तो वंश मंडल से अर्थ होता है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा था, तो दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा गया, प्राचीन मंडल था। अगर इसमें भी अगर पर्टिकुलर पूछा जाएगा कि कौन सा जो वैसा मंडल था जो सबसे प्राचीन था, तो याद रखेंगे 7वां मंडल सबसे प्राचीन था। यहाँ पे 2 से 7 इस टर्म में लिखा गया है, बस यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इस वजह से, तो ध्यान देंगे। फिर देखते हैं हम लोग कि नवीनतम मंडल किसे कहा गया है, तो पहला और 10वां मंडल है वो बाद में लिखा गया, इसी वजह से इसे नवीनतम मंडल कहा गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए यहाँ पे 10 जो मंडल है, तो हम लोग 10 की चर्चा नहीं करेंगे, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनती है उसकी चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद का जो तीसरे मंडल है उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, और गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी याद रख लेंगे, इसे विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। चलिए एक और मंडल आता है 8वां मंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का वैसा कौन सा मंडल है जिसमें हस्तलिखित रचनाएं कुछ मिली हैं, कुछ ऋचाएं, तो ये 8वें मंडल में मिला है। और इसमें वरुण देवता की भी चर्चा की गई है, और महिला मंत्र दृष्टाओं की रचना की भी चर्चा की गई है। जो भी महिला दृष्टाएं थी उनकी भी चर्चा 8वें मंडल में की गई है। कुछ नाम याद रखेंगे, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, इन सब की चर्चा यहाँ पे मिलती है। देखिए नेक्स्ट मंडल याद रखेंगे 9वां मंडल। 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। एक और 8वें मंडल से बनता है, एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, इसमें कहा जाता है कि मैं कवि हूँ, पिताजी वैद्य हैं और माताजी घर में चक्की चलाती हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किस मंडल से है, तो ये 8वें मंडल से संबंधित हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए 9वां मंडल हम लोगों ने देख लिया, सोम देवता को समर्पित है। अब देखेंगे 10वां मंडल, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। 10वें मंडल में चतुरायन वर्ण की चर्चा की गई है। चतुरायन वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, इनकी चर्चा की गई है 10वें मंडल में। और 10वें मंडल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे सबसे पहले शूद्र की चर्चा मिलती है, तो ये 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त था, पुरुष सूक्त में शूद्र की चर्चा सबसे पहली बार मिलती है। एक और मंडल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि मिस हो गया है, आप एक 7वां वाला मंडल भी याद रखेंगे, 7वां मंडल। 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा मिलती है, जो आर्य और अनार्यों के बीच में पौरुषनी नदी के तट पे जो एक युद्ध हुआ था, जिसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा कहाँ पे मिलेगी, तो आपको 7वें मंडल में उसकी चर्चा देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा यहाँ ऋग्वेद का। और इसका ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, और इसके रचयिता कौन है, तो ये धन्वंतरी हो जाएंगे। और आयुर्वेद नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हमारा उपवेद है। फिर ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है 2, एक ऐतरेय ब्राह्मण और एक कौशितकी ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक स्टोरी हम लोग जानते हैं राजा हरिश्चंद्र वाली, तो पूछा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की चर्चा हमें कहाँ से मिलती है, तो इसी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ से राजा हरिश्चंद्र वाली कहानी मिलती है। फिर राजा के राजत्व की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। अब राजा से इसको कनेक्ट कर लेंगे, राजसूय यज्ञ की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ये भी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। तो यहाँ से 3 पॉइंट हो गया, एक राजा के राजत्व की चर्चा, दूसरा देखेंगे हम लोग राजसूय यज्ञ, और तीसरा राजा हरिश्चंद्र। तो राजा से कनेक्ट करके इसको याद रख लेंगे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ।
और नेक्स्ट है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के जो आचार विचार है उसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ऋग्वेद। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो सामवेद किससे संबंधित था। तो ये गायन से संबंधित था। इसमें ऋचाएँ की चर्चा कितनी है। तो इसमें 1875 ऋचाएँ है, जिसमें सिर्फ जो 75 ऋचा है वो सामवेद की है और बाकी जो ऋचाएँ है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देवताओं की स्तुति गायन शैली में। सामवेद यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि ये गायन से संबंधित ये वेद है। तो यहाँ पे देवताओं की जो प्रार्थना किया गया है वो गायन शैली में किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो उद्गाता इन्हें कहा जाता है। सामवेद का एक उपवेद है, कौन सा, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद में किसकी चर्चा मिलती है। तो यहाँ पे भरत मुनि की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देख लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में 3 याद रखेंगे, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है। तो पंचविश ब्राह्मण से सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने और प्रकट हो जाने की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें भूकंप और अकाल से संबंधित जो कुछ चर्चाएं हैं ये आपको देखने को मिलेगा। और जैमिनीय, तो जैमिनीय से विभिन्न प्रकार के मंत्रों की चर्चा आपको सुनने को देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने कुछ टर्म यहाँ पे ये वाला छूट गया था जो कि स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था। जैसे वेद, जब हम लोग वेद पढ़ेंगे तो वेद कहते किसे हैं और इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो देखिए। पहले वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद को पवित्र ग्रंथ या आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से जानते हैं और इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाता है। अब देखें अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है। तो अपौरुषेय इट मीन्स हुआ कि वेद की रचना किसके द्वारा किया गया ये क्लियर नहीं है। कहा जाता है कि वेद की रचना देवताओं के द्वारा किया गया। तो पुरुष के द्वारा नहीं किया गया, देवताओं के द्वारा किया गया, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया। तो ये अपौरुषेय टर्म से याद रख लेंगे। इसकी रचना देवताओं के द्वारा किया गया। इसे श्रुति ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। अब श्रुति ग्रंथ, तो श्रुति से संबंधित समझ सकते हैं सुनने, तो सुनकर सुनने से संबंधित हो जाएगा। तो श्रुति ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि जो वेद था ना वो लिखा हुआ नहीं था स्टार्टिंग में, वो एक दूसरे से सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित होने लगा। कैसे, तो हम लोग याद रखेंगे जैसे हम लोग बचपन में कोई कहानियाँ सुनते थे या कुछ भी कोई स्टोरी सुनाया जाता था, तो वैसा नहीं है कि हम लोग प्रॉपर उसको एक वे में लिखा हुआ या बुक में देखते थे। वैसा नहीं है। जैसे हमारे जो बड़े हैं वो हमें सुनाए तो हम अपने आगे वाले जनरेशन को सुनाए, वैसे वैसे करके जो चला आता था उसे ही कहा जाता है श्रुति। तो श्रुति ग्रंथ कौन सा था। तो वेद था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रख लेंगे कि वेद को श्रुति ग्रंथ तो कहा गया है, लेकिन इसको संकलन करता कौन है। तो यहाँ पे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसके संकलन करता है। और एक और है संहिता, तो इन्हें संहिता के नाम से भी जाना जाता है वेद को। चलिए अब हम लोगों ने सामवेद की भी चर्चा कर ली। नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखेंगे इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। तो गद्य और पद्य का अर्थ क्या होता है। तो ये कहानी और कविता दोनों के टर्म में इसे लिखा गया था। इसमें किसकी चर्चा है। तो आर्यों द्वारा किए गए युद्ध एवं यज्ञ की चर्चा यहाँ पे यजुर्वेद में की गई है। हम लोगों ने देखा था कि आर्यों के जो राजनीतिक जीवन था या फिर इसका इतिहास था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो वो ऋग्वेद से मिलेगी। लेकिन आर्यों के द्वारा जो यज्ञ किया गया था और युद्ध किया गया था उसकी चर्चा कहाँ पे मिलेगी। तो ये मिल जाएगा यजुर्वेद में। ये भी यहाँ से थोड़ा सिमिलर है, तो आप इसको क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा मिली थी। आर्य की चर्चा तो मिली ही थी और साथ ही साथ में अनार्यों की भी चर्चा मिली थी। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है। तो इसे अथर्वणा कहते हैं। इसका उपवेद कौन सा है। तो धनुर्वेद इसका उपवेद है। और इसके रचयिता कौन है। तो विश्वामित्र का नाम याद रखेंगे। उप जो वेद है धनुर्वेद, इसके जो रचयिता है वो विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा यजुर्वेद का। इसे याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है कि वेद त्रय के अंतर्गत किस किस वेद को रखा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रय के अंतर्गत रखा जाता है और अथर्ववेद को वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। क्या रीज़न है। तो जो अथर्ववेद है वो बाद में, जैसे उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई, इसी वजह से इसे वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? तो जादू टोना, अंधविश्वास, जो टोटका, भूत पिशाच, विभिन्न प्रकार के रोग एवं इससे निवारण का क्या क्या उपाय होता है, इसकी चर्चा देखने को मिलती है अथर्ववेद में। और पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वस्तुशास्त्र की चर्चा यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसका उपवेद याद रखिए। इसका उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद। और शिल्पवेद किसकी रचना है? तो ये विश्वामित्र की रचना हो जाएगी शिल्पवेद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था? तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ होगा। और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में किस चीज़ की रचना है? तो यहाँ पे गायत्री मंत्र की महिमा की चर्चा कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये देख लेंगे गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो परफेक्ट था एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट, और या क्या मतलब इसमें कुछ और सुधार किया जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का स्टेप हम लोग लेंगे। जैसे आज हम लोगों ने वेद किया, तो इसके बाद जो उपनिषद, पुराण, इन सब की चर्चा सारे टॉपिक्स को ले करके छोटा छोटा वीडियो बना के आपको सारा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।